उस घमंडी और खूबसूरत स्कूल ब्यूटी को गंभीर ऑटिज्म था और उसने बचपन से लेकर आज तक एक शब्द भी नहीं बोला था। जब तक मैं उसका डेस्क मेट नहीं बन गया, शुरू में मुझे लगा कि वो बस गूंगी है, इसलिए मैं किसी की परवाह किए बिना लगातार उससे बात करता रहता था। हालांकि हर बार मुझे उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं उसे इग्नोर करूंगा तो वो स्कूल ब्यूटी सच में बोल पड़ेगी। अगले ही दिन उसके अमीर पिता मेरे दरवाजे पर आ गए। उन्होंने मुझे पैसे और खाने पीने की चीजें दी और आंखों में आंसू भरकर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी बेटी आखिरकार बोल पड़ी, नौजवान, अब से सब तुम्हारे भरोसे हैं। इस बात ने मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बकबक करने वाले इंसान से एक गूंगे का इलाज हो सकता है। शी होचन, क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते? मैंने शर्मिंदा होकर अपना मुंह बंद कर लिया और मुंह पर जिप लगाने का इशारा किया। टीचर ने बिना कुछ कहे बस मेरी तरफ देखा। मैंने तुम्हारे लिए 99 डेस्क मैट बदल दिए हैं और तुम हर किसी के साथ इतनी खुशी से बकबक करते हो। मैंने तुम्हें अकेले बैठने के लिए कहा तो तुम एक बिल्ली को पकड़कर भी उससे बतिया रहे हो। क्या मैं तुम्हें कोई अवार्ड दूं? पूरी क्लास ने एक साथ मुड़कर मेरी तरफ देखा, जहां मेरे बगल में एक छोटी सी बिल्ली जिंदगी से हार मानकर ऊँघ रही थी। क्लास के बाकी बच्चों ने उस बिल्ली को सहानुभूति भरी नजरों से देखा। ठीक है, मैं हार मान गई। अगली क्लास से तुम सू यिंगशुए के बगल में बैठोगे। क्लास खत्म। ये कहकर टीचर ने डेस्क थपथपाया और चली गई। अब क्लास के बच्चों की सहानुभूति भरी नजरें मेरी तरफ थीं, क्योंकि सू यिंगशुए स्कूल की वो लेजेंडरी बॉस थी जिससे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था। हालांकि वो गूंगी थी, लेकिन अपने पहले ही दिन उसने स्कूल में तहलका मचा दिया था। कुछ गुंडों ने उसे परेशान करने की कोशिश की तो उसने सीधा एक फ्लाइंग किक मारकर सामने वाले को 10 मीटर दूर फेंक दिया। अंत में उन लड़कों को स्कूल से निकाल दिया गया। सू यिंगशुए बिना किसी खरोंच के क्लास में बैठी रही। और भी डरावनी बात यह थी कि वो पूरी ग्रेड में फर्स्ट आती थी, जिससे पता चलता था कि इस बॉस के पास गजब का आईक्यू, शानदार ताकत और शांत स्वभाव था। टीचर ने इस बार सच में बहुत सख्त कदम उठाया था। मुझे बातें करना पसंद है, लेकिन मुझे मरने से भी डर लगता है। सू यिंगशुए ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस हमेशा की तरह चुपचाप वहां बैठी रही। मैंने डरते डरते धीरे धीरे अपना सारा सामान वहां शिफ्ट किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि अगली क्लास मैथ की होगी। मैथ जिंदगी भर मेरा दुश्मन रहा है। मैं या तो बकबक करता हूं या सो जाता हूं। सू यिंगशुए के बगल में बैठकर मैंने अपनी पलकों को जबरदस्ती खुला रखा। सोना नहीं है, सोना नहीं है। और आखिरकार बड़ी मुश्किल से मैंने एक बात बोल ही दी, सू, मुझे एक बीमारी है। अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। जब मैं बात करूं तो तुम बस ऐसा मान लेना कि तुमने कुछ नहीं सुना, ठीक है? सू यिंगशुए ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं और फिर चुपचाप अपना सिर वापस घुमा लिया। मैंने उसके इस रिएक्शन को उसकी हाँ मान लिया और अपनी बकबक शुरू कर दी। सू, तुम्हें पता है हमारी क्लास का वो और वो शायद एक साथ हैं और कल दोपहर को हमारा वो लंच। सू यिंगशुए ने चुपचाप अपने ईयरफोन लगा लिए। मैंने उसे अनदेखा किया और अपनी बकबक जारी रखी। पूरी क्लास खत्म होने तक मेरा गला सूख गया था। मैंने बगल में देखा तो सू यिंगशुए का वो हमेशा रहने वाला ठंडा चेहरा थोड़ा नर्म लग रहा था। मैं थोड़ा और आगे खिसका। कौन सा अच्छा गाना सुन रही हो? मुझे भी सुनाओ। मेरी नजर अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर पड़ी और मैंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं चल रहा था। इसका मतलब था कि सू यिंगशुए के ईयरफोन में कुछ भी प्ले नहीं हो रहा था। मैंने अनजाने में ही उसकी तरफ देखा। सू यिंगशुए का चेहरा हल्का लाल था और उस पर एक हल्की सी मुस्कान थी। शायद ये मेरा वहम था। अगले 1 महीने तक हमारे बीच यही सिलसिला चलता रहा। मैं उसके बगल में बैठकर बकबक करता रहता और वो चुपचाप सुनती रहती। लेकिन ये रूटीन अचानक हुए एक सरप्राइज टेस्ट की वजह से बिगड़ गया। अगर मैं फिर से क्लास में लास्ट आया तो मेरी माँ मुझे मार ही डालेंगी। इसलिए मैंने पहली बार क्लास में सू यिंगशुए से कोई बात नहीं की। वैसे भी वो हमेशा मुझे इग्नोर ही करती थी, तो मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मैं पेन चबाते हुए बहुत मेहनत से नोट्स बना रहा था। फिर से वही सबसे डरावनी मैथ की क्लास आ गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सब खत्म। मैंने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। तभी मेरे बगल से एक बहुत ही बारीकी से लिखे हुए नोट्स की कॉपी मेरी तरफ खिसकाई गई। मैंने हैरानी से सू यिंगशुए की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े अजीब लग रहे थे। मुझे याद था कि वो कभी नोट्स नहीं बनाती थी। फिर ये कहां से आ गया? मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, कहीं सू यिंगशुए ने ये खास तौर पर मेरे लिए तो नहीं बनाए हैं? लेकिन जल्द ही मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो सिर्फ मेरे लिए इतने सारे फालतू के शब्द क्यों लिखेगी? उसने पक्का ये किसी और से मांगा होगा। इसलिए मैंने जल्दी से सू यिंगशुए को थैंक्स कहा, लेकिन मेरी आखिरी लाइन थोड़ी तेज हो गई। पूरी क्लास की नजरें तुरंत हम दोनों पे आ टिकी। सू यिंगशुए ने अपना सिर अपने हाथों में छुपा लिया और उसके कान हल्के लाल हो गए थे। मैंने जल्दी से हाथ हिलाकर बात टालने की कोशिश की। वैसे भी बाकी बच्चे मेरी हरकतों के आदी हो चुके थे, तो उन्होंने कुछ मजाक किया और फिर सब नॉर्मल हो गया। मैंने मैथ में पास होने की संभावनाओं के बारे में ध्यान से सोचा। फर्स्ट आने वाले टॉपर के नोट्स और कुछ सवाल सॉल्व करने के बाद शायद मैं पासिंग मार्क्स तो ले ही आऊंगा, लेकिन मुझे सवालों को समझाने के लिए कोई चाहिए था। मेरे टेस्ट पेपर पर लाल पेन के अनगिनत निशान थे। मैंने चुपचाप सिर झुकाए बैठी सू यिंगशुए की तरफ देखा। अफसोस की बात है, सू यिंगशुए में सब कुछ अच्छा है, बस वो बोल नहीं सकती और मैं उसे पेन से इतने लंबे लंबे स्टेप्स लिखकर समझाने की तकलीफ भी नहीं दे सकता। इसलिए मैंने अपना पेपर उठाया और बेशर्मों की तरह मुस्कुराते हुए क्लास मॉनिटर की सीट की तरफ चल दिया। क्लास मॉनिटर, क्या आप प्लीज मुझे एक सवाल समझा देंगे? मॉनिटर ने सिर हिलाया और बहुत ही शालीनता से मुझे बैठने के लिए कहा। उसने पेपर लिया और समझाना शुरू ही करने वाला था कि मैंने अपना सिर आगे बढ़ाया। तभी किसी ने बड़ी जोर से मेरा पेपर खींच लिया। हम दोनों ने ऊपर देखा। सू यिंगशुए, जो अभी तक अपनी सीट पर आराम से बैठी थी, न जाने कब हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा दिख रहा था। मैं तुम्हारे ठीक बगल में थी, तुम किसी और के पास क्यों गए? ये सुनते ही मैं और मॉनिटर पूरी तरह से सन्न रह गए। सिर्फ हम ही नहीं,
पूरी क्लास हैरान थी। वो सच में बोल सकती थी। सू यिंगशुए की ये बात किसी गहरे समुद्र में गिरे बम की तरह थी, जिसने भारी तहलका मचा दिया। कुछ देर की शांति के बाद पूरी क्लास की नजरें एक साथ मेरी तरफ घूम गईं। मेरी तरफ मत देखो। मुझे भी नहीं पता कि सू यिंगशुए अचानक गूंगी से बोलने वाली कैसे बन गई। मॉनिटर तुरंत होश में आया और पसीने से तरबतर होकर मेरी तरफ इशारा करते हुए हैरान रह गया। शेन, तुम्हारी ये बकबक करने की आदत तो बीमारियां भी ठीक कर सकती है। क्लास में हर तरफ से बातें होने लगीं। हे भगवान, क्या बकबक करने से गूंगे लोग भी ठीक हो सकते हैं? शेन होचन ने आखिर सू यिंगशुए से ऐसी क्या बात कर ली कि वो तंग आकर बोलने पर मजबूर हो गई? सू यिंगशुए ने गुस्से से मुझे खींचा। इधर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। मैं डरे हुए चेहरे के साथ उसकी तरफ खिंचता हुआ अपनी सीट पर वापस आ गया और बिना किसी एक्सप्रेशन के सवाल समझने लगा। नहीं, रुको सू यिंगशुए, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम बोल कैसे पा रही हो। क्या मेरी बकबक में सच में इतनी ताकत है कि ये किसी गूंगे की आवाज भी वापस ला सकती है? मेरे दिमाग में ऐसे ही ख्याली पुलाव पक रहे थे कि अचानक मेरे सिर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। सू यिंगशुए का चेहरा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। कहाँ खोए हो? क्या तुम्हारा दिमाग उस क्लास मॉनिटर के पास ही रह गया है? मैंने उसे बड़ी हैरानी से देखा। ये कैसी बात हुई? मेरी जान तो तुम्हारे इस रूप को देखकर ही निकल गई है। उस दिन के बाद सू यिंगशुए ने नॉर्मली बात करना शुरू कर दिया। हालांकि वो अब भी बहुत कम बोलती थी। ज्यादातर समय वो अपना चेहरा हाथों पर टिकाए चुपचाप मुझे बकबक करते हुए देखती रहती थी। दिन हमेशा की तरह बीत रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मैंने सू यिंगशुए की मदद से अपना टेस्ट आसानी से पास कर लिया था। जिस वक्त मैं रोज इस बात से खुश हो रहा था कि अब मेरी माँ मुझे डांटेंगी नहीं, तभी मेरे घर पर एक बड़ा झटका लगा। उस दिन मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। मैं लिविंग रूम में गेम खेल रहा था। तभी डोरबेल की तेज आवाज ने घर की शांति भंग कर दी। मैंने और मेरी माँ ने थोड़ा झिझकते हुए दरवाजा खोला और देखा कि दरवाजे पर एक बहुत ही हैंडसम और अमीर सा दिखने वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे काले सूट में बॉडीगार्ड्स की एक पूरी लाइन खड़ी थी। हमारा पहला रिएक्शन दरवाजा बंद करके पुलिस को बुलाने का था, लेकिन तभी किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे को पीछे धकेल दिया। वो अमीर आदमी, जिसके हाथ में सामान से भरा एक बड़ा बैग था, बेहद एक्साइटेड होकर मुस्कुराते हुए अंदर घुस आया। तुम ही शेन होचन हो ना? मैं सू यिंगशुए का पिता हूँ और खास तौर पर तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। मेरी माँ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उन्होंने एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अरे आप तो इसके क्लासमेट के पिता हैं। देखिए इस बच्चे को, मुझे बताया तक नहीं। सू के पिता अपने आप ही सोफे पर बैठ गए। अरे हमारी सू यिंगशुए को ऑटिज्म हुए कई साल हो गए हैं। हमने अनगिनत नामी डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई उसे ठीक नहीं कर पाया। आपके बेटे का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सू यिंगशुए से ज्यादा बात करोगे। मेरी बस यही एक बेटी है, भविष्य में मुझे उसी के सहारे रहना है। तो इसका मतलब सू यिंगशुए गूंगी नहीं थी, बल्कि उसे गंभीर ऑटिज्म था। मेरी माँ ने मुझे घूर कर एक तीखी नजर से देखा, जिसका मतलब था कि वो मुझे बाद में सबक सिखाएंगी। इसके बाद वो तुरंत फल धोने चली गईं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मुझे समझ आया कि आखिर सू यिंगशुए की बीमारी क्या थी। उसने मिडिल स्कूल से ही बोलना बंद कर दिया था। सू यिंगशुए के पिता उसे चेकअप के लिए ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसे डिप्रेशन है और थोड़ा ऑटिज्म है। थोड़ा ऑटिज्म होना और ऑटिज्म की बीमारी होना दोनों एक बात नहीं है ना? ये साफ था कि सू यिंगशुए के पिता ने अपनी बच्ची के डिप्रेशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि वो बोल सकती है या नहीं। सू के पिता खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है, अब हमारे सू परिवार का वारिस तैयार है। मैं तो सोच रहा था कि बात खत्म होते ही मैंने सू यिंगशुए के पिता को घूर कर देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो अगले ही पल एक और बच्चा पैदा करने जैसी कोई बात कहने वाले थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत अपने गाल थपथपाए। अरे मेरी इस जुबान को भी ना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूँ। मेरी माँ तुरंत उनके पीछे गई। खाना खाकर जाइए ना। देखिए हमने तो आपकी ठीक से खातिरदारी भी नहीं की। उन दोनों की झूठी और औपचारिकता से भरी बातों की आवाज धीरे धीरे दूर हो गई और मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि सू यिंगशुए असल में गूंगी नहीं, बल्कि डिप्रेशन का शिकार थी। लेकिन कोई किस हद तक डिप्रेशन में हो सकता है कि वो किसी इंसान से बात करने की इच्छा ही पूरी तरह खो दे? आखिर सू यिंगशुए ने ऐसा क्या सहा होगा? मैं जो पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से इतना खुशमिजाज रहा हूं, पहली बार मुझे उलझन और दुख जैसी भावनाओं का एहसास हुआ। माँ सू यिंगशुए के पिता को नीचे तक छोड़ने गईं और फिर तुरंत ऊपर मेरे पास आईं। उनके चेहरे के भाव बहुत गंभीर थे। होचन, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी क्लास की ये सू यिंगशुए आखिर किस खानदान से है? मैंने सू के पिता द्वारा दिया गया बड़ा सा बैग खोला तो वो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था और दूसरे बॉक्स में जिनसेंग और समुद्री घोंघे एबालॉन रखे थे। उनके जाने वाली गाड़ी के इंजन की आवाज आई। हम खिड़की के पास गए। वो एक रोल्स रॉयस थी और माँ के फोन की स्क्रीन पर बाइडू बाइक अभी भी खुला हुआ था। उस पर सू यिंगशुए के पिता की फोटो थी। उन्होंने सूट पहना हुआ था। वे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बिल्कुल किसी सफल इंसान की तरह। उनका नाम सू जेमिन है। वे सू ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो हमारे राज्य की एक लीडिंग कंपनी है। और उनकी पत्नी यानी सू यिंगशुए की माँ कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। माँ के चेहरे पर थोड़ा दुख साफ झलक रहा था। तुम अपनी उस क्लासमेट से थोड़ी और बातचीत किया करो। पता नहीं उसने क्या क्या सहा होगा, लेकिन उससे ज्यादा गहरी दोस्ती मत करना। हम उनके स्तर के लोग नहीं हैं और ये चीजें हम वापस लौटा देंगे। मैंने आधी अधूरी समझ के साथ सिर हिलाया और माँ के साथ मेज पे रखा सामान समेटने लगा। अगले दिन मैं हमेशा की तरह क्लास में पहुंचा। सू यिंगशुए पहले से ही अपनी जगह पर बैठी हुई थी। मैंने पास जाकर देखा तो वो मेरे टेस्ट पेपर चेक कर रही थी। मेज पर एक गर्मा गर्म नाश्ता भी रखा था। मैंने उस गर्म बन को निगलने की कोशिश की। मेरा दिल अंदर ही अंदर बहुत भारी हो रहा था। खाने के बाद मैंने बहुत ही सावधानी से सू यिंगशुए की तरफ देखा
उस लड़की की आंखें सुबह की रोशनी में पानी की तरह शांत और कोमल लग रही थीं। मेरे लगातार घूरने से उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरे चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। वो घर पर थोड़ी दिक्कत हो गई है। मेरे बनाए हुए इस झूठे बहाने से सु यिंगशुए के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखने लगी, लेकिन वो अभी भी अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी और कुछ सेकंड के लिए चुप रही। उसने अपना दूसरा ईयरफोन, जिससे वो गाने सुन रही थी, मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसे लेकर अपने कान में लगा लिया। वो एक बहुत ही सुरीली पियानो की धुन थी, जिसमें कुछ बेहद सुकून देने वाली आवाज़ें थीं। मैं बस सुन्न होकर वहाँ बैठा रहा और उस खाली क्लासरूम में सु यिंगशुए के साथ बैठकर संगीत सुनता रहा। बाद में जब भी मैं अपने हाई स्कूल के दिनों को याद करता तो शायद ये सबसे खूबसूरत पल हुआ करता था। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से सु यिंगशुए की बाह को पकड़ा। उसकी हल्की सी हैरान आंखों में देखते हुए मैंने इतनी धीमी आवाज में कहा जिसे शायद ही कोई सुन पाता, सु यिंगशुए, आगे से मुझसे बहुत सारी बातें किया करो। सु यिंगशुए की आंखें मुस्कुराते हुए चांद के आकार जैसी हो गईं, जिसे देखकर मैं बस उसे निहारता ही रह गया। शन होचन, मुझे उम्मीद है कि तुम सिर्फ मुझसे ही बात करोगे। उसकी मुस्कुराती आंखों में थोड़ी गंभीरता थी, लेकिन आधे ही पल में उसने अपना सिर घुमाया और हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मैं मजाक कर रही थी। मैंने राहत की सांस ली। मैंने कल ही फैसला कर लिया था कि मैं सु यिंगशुए को डिप्रेशन से बाहर निकालने, उसे जल्द से जल्द उबारने और नॉर्मल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन शर्त यह थी कि मैं उसे खुद पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने सु यिंगशुए से बार बार मुझे सवाल समझाने के लिए कहना शुरू कर दिया, और वो भी बिना किसी चिड़चिड़ाहट के मेरी हर बात मानती रही। धीरे धीरे मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछने आने लगे। उनकी सु यिंगशुए को परेशान करने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए जैसे ही क्लास खत्म होती मेरे डेस्क के चारों ओर एक बड़ी सी भीड़ जमा हो जाती थी, जो मुझे और सु यिंगशुए को अलग कर देती थी। एक हफ्ते बाद सु यिंगशुए ने झुंझलाते हुए उन सभी लोगों को वहां से भगा दिया और मुझे एक वीचैट आईडी भेजी। ये मेरी कजिन है, उसे इन लोगों से ज्यादा तुम्हारी मदद की जरूरत है। सु यिंगशुए ने कहा कि उसके हाई स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं। अगर उसे अभी नहीं पढ़ाया गया तो उसका पढ़ाई से नाम कट जाएगा। मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और खुद ही अपने क्लासमेट्स को पूरी सिचुएशन समझा दी और अपना पूरा ध्यान उसकी कजिन को पढ़ाने पर लगा दिया। तब जाकर सु यिंगशुए संतुष्ट हुई और अब वो रोज उदास रहने के बजाय चेहरे पर एक मुस्कान रखने लगी। इसके अलावा मैंने सु यिंगशुए को खुश करने की भी पूरी कोशिश की और उसे ज्यादा से ज्यादा बोलने के लिए हर मुमकिन तरीका अपनाया। देखो, खिड़की पर एक घोंघा है, ये कितना प्यारा है, चलो इसका कोई नाम रखते हैं। टीचर ने बोर्ड पर जो लिखा है वो बहुत मुश्किल है, मुझे बताओ ना कि इसका मतलब क्या है। उसने मेरे लिए नाश्ता खरीदा था तो मुझे भी बदले में उसे कुछ देना था। मुझे डर था कि इस अमीर खानदान की लड़की को साधारण खाना पसंद नहीं आएगा, इसलिए मुझे कई मील दूर जाकर एक महंगे रेस्टोरेंट से खाना लाना पड़ा। ऐसी चीजें बहुत बार होने लगी थीं। सु यिंगशुए को इस बात का अंदाजा हो गया था। उसने मुझे आधी मुस्कान के साथ देखा। मैं गूंगी नहीं हूं और बोलने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम बस मुझ पर तरस खा रहे हो और मुझसे अपनी आवाज की प्रैक्टिस करवा रहे हो। मैंने तुरंत अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं है, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो। तो क्या तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, मेरे छोटे डेस्कमेट? मेरी आधी बात बीच में ही कट गई थी। सु यिंगशुए के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी और वो बहुत अच्छे मूड में लग रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर डंडा मार दिया हो। मैं तुरंत होश में आ गया और मेरी जुबान मानो लड़खड़ाने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सु यिंगशुए की मुस्कुराती आंखें अचानक थोड़ी उदास हो गईं। तो फिर ऐसा क्यों है? मैं हकलाने लगा। उसे अचानक कुछ याद आया और उसका चेहरा एकदम सुन्न पड़ गया। क्या सु जेमिन तुमसे मिलने आए थे? उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जिसके तुरंत बाद एक गहरी निराशा और अकेलापन छा गया। तो तुम सच में मुझ पर तरस खा रहे थे और तुमने मुझे नाश्ता इसलिए खरीद कर दिया ताकि तुम मेरा एहसान चुका सको? मैंने अपनी छोटी सी मुट्ठी भींची और हकलाते हुए कहा, ऐसा नहीं है, वो पैसों की वजह से था। सु यिंगशुए के चेहरे पर एक ताने भरा एक्सप्रेशन आ गया। उन लोगों ने पैसे लिए और फिर भी मुझे और भी ज्यादा परेशान किया। क्या तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो? मैंने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। उसका चेहरा बहुत दर्द में लग रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में निराशा देखने के बाद वो थोड़ी घबराई और तुरंत वापस मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों के बीच एक गहरी शांति छा गई। अंत में सु यिंगशुए ने इतनी धीमी आवाज में कुछ कहा जिसे मैं लगभग सुन ही नहीं पाया। मुझ पर तरस खाना भी ठीक है। उसके इतना कहते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर पकड़ लिया हो। मेरी सांसें अटकने लगीं। सु यिंगशुए पूरी तरह से घबराई हुई हालत में क्लासरूम से बाहर भाग गई। घर वापस आने के बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया और पूरी रात सोचता रहा।
सू यिंगशुए के लिए मेरे मन में क्या भावनाएं हैं? मुझे लगता है कि क्लास या हैसियत से कोई फर्क नहीं पड़ता। सू यिंगशुए के लिए मेरे मन में तरस नहीं बल्कि प्यार है। मैं बहुत श्योर हूं कि जब भी मुझे उसके जाते वक्त का वो बेचारा सा चेहरा याद आता है तो मेरे दिल में दर्द होने लगता है। मैं कल जाकर उसे बता दूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। ये कोई तरस नहीं है और मैं ये भी नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई हिसाब बराबर हो, तुम प्यार किए जाने के लायक हो। लेकिन जब मैं पूरी उम्मीद के साथ क्लास में पहुंचा तो मैंने देखा कि सू यिंगशुए की सीट खाली थी। अगले 2 दिनों तक भी मुझे सू यिंगशुए कहीं नजर नहीं आई, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। क्या सू यिंगशुए मुझसे नाराज है? वो इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही है? चौथे दिन तक मुझे इंतजार के बाद सू जेमिन मिला। इस बार उनका असली रूप सामने आ गया था। उनकी रग रग में बसा तीखापन और रूखापन साफ दिख रहा था और वो मुझे हिकारत भरी नजरों से घूर रहे थे। मुझे लगा था तुम कोई अच्छे लड़के होगे, लेकिन तुम तो मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश करने वाले एक घटिया इंसान निकले, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उस दिन तुम्हारे घर गया था। सू यिंगशुए ने अब फिर से बोलना बंद कर दिया है और मैंने उसे घर में कैद कर दिया है। क्या उसे घर में कैद कर दिया गया है? मैंने घबराते हुए सू जेमिन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक ताने भरी मुस्कान थी। बदसूरत बत्तख से हंस बनने के सपने देखना बंद करो। मैंने उसके लिए पहले से ही हमारी हैसियत के बराबर का एक लड़का चुन लिया है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होते ही वो दोनों शादी कर लेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मुझे अब समझ आ रहा था कि सू यिंगशुए डिप्रेशन में क्यों थी। बड़ों के इस घमंड का हम विरोध नहीं कर सकते, हमें बस मजबूरी में इसे सहना पड़ता है और होश में रहते हुए तड़पना पड़ता है। मैंने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं सच में उससे प्यार करता हूँ। सच्चे प्यार से क्या होता है? सू जेमिन ने तुरंत मेरी बात काट दी। मैं तुम्हें बता दूं, सू यिंगशुए विदेश जा रही है। अपनी औकात में रहो और उसके सुनहरे भविष्य के रास्ते में मत आओ। अगर तुम फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहें तो मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें और तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए गायब करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। ये सुनने में कितना डरावना लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो ऐसा सच में कर सकते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया है। तुम एक सिंगल पेरेंट फैमिली से हो और तुम्हारी माँ बस एक छोटी सी कर्मचारी है ना? इतना कहकर सू जेमिन बिना एक पल भी रुके मुड़े और दूर चले गए। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह से सुन्न और हैरान। मैंने पहली बार प्यार का एहसास किया था, लेकिन उसे पूरी तरह से पाने से पहले ही मुझे उस दायरे से बाहर कर दिया गया। सू यिंगशुए विदेश जा रही थी। मैं उसके सुनहरे भविष्य में रुकावट बन रहा था। भले ही उसे इन सब से कोई फर्क न पड़ता हो, लेकिन मेरे पास अभी भी मेरा परिवार था। मैं बारिश में खड़ा था और पहली बार मुझे इस दुनिया को लेकर एक बहुत ही अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। अगले दिन मैं बिना किसी भाव के क्लास में लौटा। मेरी मेज पर वही जाना पहचाना नाश्ता रखा हुआ था। सू यिंगशुए ने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था और उसकी आंखों के पास हल्के नीले निशान थे। क्या सू जेमिन ने उसे मारा था? मेरा दिल दर्द से तड़प उठा। घर पर मैंने इस पल के लिए अनगिनत बार रिहर्सल की थी, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सीधा आगे बढ़ा और नाश्ते का वो बैग डस्टबिन में फेंक दिया। सू यिंगशुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। सू यिंगशुए की सांसें कुछ पल के लिए तेज हुईं, लेकिन फिर वो शांत हो गई। उसने बड़ी शांति से अपनी किताब निकाली, उसे खोला और शांति से नोट्स बनाने लगी। उसने गुस्से में मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। पूरी सुबह हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई, जब तक कि दोपहर के खाने का समय नहीं हो गया। मैं खाना लेने के लिए उठा, लेकिन उसने मुझे एक झटके में खींचकर वापस सीट पर बिठा दिया। सू यिंगशुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मुझसे उसका वो चेहरा देखा नहीं गया, इसलिए मैं अपनी नजरें चुराने लगा। मैंने एक शब्द नहीं कहा। फिर मैं अपना लंच बॉक्स वापस ले आया और बिना किसी स्वाद के मशीन की तरह खाना चबाकर शांति से अपना खाना खत्म किया। सू यिंगशुए ने फिर से मेरी कलाई पकड़ ली। वो बॉस जिससे कभी हर कोई खौफ खाता था, इस वक्त उसने अपना सारा रुतबा भुला दिया था और वो मुझसे धीमी आवाज में कहने लगी। मैं सच में उससे पूछना चाहता था कि तुम्हारी गलती कहाँ है? गलत हमेशा मैं ही था। अपने ही घमंड में उससे बातें करना, घमंड में उस पर तरस खाना, घमंड में उसे पसंद करना और अब अपने ही घमंड में उसे छोड़ देना। मेरी आंखें छलकने को थीं। मैंने अपनी आंखें बंद की और बड़ी हिम्मत जुटाकर अपने दिल को पत्थर कर लिया। मैंने टीचर से अपनी सीट बदलने के लिए कह दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई खराब हो रही है। सू यिंगशुए सन्न रह गई। मैं उसकी कोई और माफी नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैं मुड़ा और क्लास से बाहर चला गया। सीट बदलने के बाद हम दोनों के नए डेस्क मेट होंगे, नई यूनिवर्सिटी होगी, नई जिंदगी होगी, जहां हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद सू यिंगशुए मुझसे मिलने कभी नहीं आई और धीरे धीरे मुझे भी उसके बिना जीने की आदत हो गई। बाद में सू यिंगशुए के अच्छे दोस्त बन गए। वो आम लोगों की तरह खुलकर हंसने लगी। उसने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और स्पीच कंपटीशन में हिस्सा लिया। वो दिन ब दिन और भी निखरती जा रही थी। स्कूल में उसके पीछे पागल होने वाले लड़कों की संख्या बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि उसका नाम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़कियों की लिस्ट में भी आ गया था। और मैं अभी भी अपने खोल में छिपा हुआ वो छोटा सा परिंदा था जिसे बस बकबक करना आता था। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा ध्यान सू यिंगशुए पर न जाए, लेकिन मैं ऐसा जितना सोचता सब उतना ही बेकार हो जाता। देखते ही देखते सू जेमिन के बताए हुए उसके विदेश जाने का समय पास आ गया। भले ही मेरे दिल में हजारों दुख थे, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया और हमेशा की तरह क्लास में आता जाता रहा, जब तक कि एक दिन स्कूल के बाद मेरी ड्यूटी नहीं लगी। मैंने सफाई खत्म की और दरवाजा खोला। उसी पल मेरी नजरें सू यिंगशुए की नजरों से मिली। वो शायद बहुत देर से इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी बेचैनी नहीं थी। जिस इंसान के बारे में मैं दिन रात सोचता था, उसे सामने देखकर मेरा पहला रिएक्शन वहीं जम जाना था। उसकी आंखों में एक गहरी उम्मीद छिपी थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, जल्दी जाओ, यहां से जाओ। मैं अपने मन में यही सोच रहा था, लेकिन सू यिंगशुए ने धीरे से मेरी शर्ट की आस्तीन पकड़ ली और मेरे कदम वहीं रुक गए।
वो थोड़ी घबराई हुई थी। शायद उसे भी लग रहा था कि ये सही नहीं है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। मुझे उस पर थोड़ा तरस आया और मुझे ही बात शुरू करनी पड़ी। सू यिंगशुए की आंखें अचानक चमक उठी। मेरी बीमारी से कोई इंसान पागल नहीं हो जाता, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुनकर मैंने बस अपनी आंखें बंद की और धीरे से हूं कहा। मुझे लगा था कि सू यिंगशुए बदल गई है, वो बेहतर हो गई है, वो ज्यादा साफ और नेचुरली बोल सकती है और उसका स्वभाव काफी खुशमिजाज और खुला हुआ हो गया है, न कि अभी की तरह डरी हुई और हीन भावना से भरी हुई। अगर मेरे होने से उसे दुख होता है तो मैं गायब होना पसंद करूंगा। मेरे दिल में जैसे कोई रस्सी मरोड़ दी गई हो। सू यिंगशुए ने घबराते हुए अपनी बात जारी रखी। मुझे यह बीमारी एक कारण से हुई है, वो इसलिए क्योंकि मैं चौंक गया कि सू यिंगशुए ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं जितना ज्यादा जानता उसके लिए उतना ही बुरा होता। मैंने जल्दी से अनसुना करने का नाटक किया और उल्टी दिशा में चलने लगा। लेकिन ऐसा करने पर जो सू यिंगशुए पहले हिचकिचा रही थी, उसे लगा कि मैं भागने वाला हूं और उसने और भी मजबूती से मुझे वापस खींच लिया। मेरी माँ और वो औरत जिसके साथ सू जेमिन का अफेयर था, क्या दोनों एक साथ मारे गए? मैं सन्न रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। सालों पहले हुए उस कार एक्सीडेंट का असल सच कुछ और ही था, लेकिन सच कहूं तो मुझे यह पता था। मैंने एक से ज्यादा बार उस कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगाया था और यहां तक कि मैंने सू जेमिन से भी बातों बातों में सच जानने की कोशिश की थी। सू यिंगशुए की मां को जब से सू जेमिन के अफेयर के बारे में पता चला था, तब से वो डिप्रेशन में रहने लगी थी और उन्होंने कई बार अकेले में सू यिंगशुए के सामने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी। आखिरी बार जब वो होश में थी तो उन्होंने सू यिंगशुए के रोकने की परवाह नहीं की और कार चलाकर उस दूसरी औरत को टक्कर मारकर मार डाला और खुद भी उसी एक्सीडेंट में मारी गई। उसे अपनी मां को न रोक पाने का बहुत पछतावा होगा। मुझे सू यिंगशुए के इस दर्दनाक अतीत के बारे में जानकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि मेरे हाथों से चोट खाने के बाद भी वो अपने जख्मों को खुरचने की जिद कर रही थी। मैंने अपनी भारी आंखें उठाई और मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली। सू यिंगशुए की आंखों में गहरा दुख, एक पक्का इरादा और अंधेरे से भरा गहरा प्यार और नफरत साफ झलक रहा था। मेरे दिल का एक बड़ा हिस्सा जैसे टूट सा गया। जिसे मैं प्यार करता था वो मेरे ठीक सामने खड़ी थी और उसने अपने जख्मों को इसलिए कुरेदा था ताकि हमारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। लेकिन मेरी माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही थी, इसलिए मैंने रूखा होने का नाटक किया। सू यिंगशुए की आंखें उदास हो गईं। मैंने उसे धीमी आवाज में कुछ कहते हुए सुना। मेरी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई और मैं अपनी जान छुड़ाकर वापस घर भाग आया। माँ किचन में खाना बना रही थी। उन्होंने हाथ में पलटा पकड़ा हुआ था और उनके चेहरे पर हैरानी थी। होचन, तुम्हें क्या हुआ? मैं सुन्न होकर शीशे में देख रहा था। उसमें मेरी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मैं बहुत बुरी तरह रोया था। मैं अब इन लगातार झटकों को और नहीं सह पा रहा था। मैं फूट फूट कर रोने लगा। किसी से प्यार करना इतना मुश्किल क्यों है? सू यिंगशुए का वो डरते डरते कदम बढ़ाना, उसकी वो हीन भावना और वो तड़प, उसमें और आज के मुझ में क्या फर्क है? माँ ने मुस्कुराते हुए मेरे आंसू पोंछे। इतनी छोटी सी उम्र में तुम प्यार के दर्द कैसे सहने लगे? क्या ये तुम्हारे उस ऑटिज्म वाली छोटी सी डेस्क मेट की वजह से है? मैंने होंठ सिकोड़ते हुए धीरे से हाँ में सिर हिलाया और सू जेमिन द्वारा मुझे दी गई धमकियों के बारे में सब कुछ एक ही सांस में बता दिया। मेरी बात सुनते सुनते माँ का चेहरा गंभीर होने लगा। क्या इस कानून वाले समाज में वो ऐसा कुछ करना चाहता है? वो बस तुम्हें डरा रहा है। डरो मत, माँ है ना यहाँ। मैं रोते रोते माँ की गोद में छिपने लगा। लेकिन उन्होंने सही कहा था। मैं और सू यिंगशुए एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मुझे उसके विदेश जाने के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। माँ ने मुझे धीरे से शांत किया। तुम दोनों को अभी बड़ा होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। इस तरह तुम दोनों को ही चोट पहुंचेगी। माँ की बातें सुनने के बाद मेरे विचार धीरे धीरे साफ होने लगे। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें जुदाई का दर्द क्यों सहना पड़ता है? मैं सू यिंगशुए को बताना चाहता था कि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन मुझे पता चला कि कल सू यिंगशुए के विदेश जाने से पहले का आखिरी दिन था। वो जाने से पहले एक आखिरी कोशिश करना चाहती थी, भले ही उसे मेरा तरस ही क्यों न मिले। लेकिन मैंने उसे बेदर्दी से ठुकरा दिया था। मैंने सू यिंगशुए से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि उसने मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए थे। फिर मुझे उसके जाते वक्त कहे गए वो शब्द याद आए, माफ करना मैंने तुम्हें परेशान किया, और मुझे सब कुछ समझ आ गया। उसे लगा कि वो मेरे लिए एक रुकावट बन रही है, इसलिए वो हमेशा के लिए मेरी दुनिया से गायब हो गई। मेरी हिचकिचाहट की वजह से हम एक बार फिर एक दूसरे से दूर हो गए। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक खबर ने मुझे फिर से किसी बिजली के झटके की तरह हिलाकर रख दिया। माँ काम करते वक्त बेहोश हो गई थी। जब मैं सुन्न हालत में अस्पताल पहुंचा तो वो पीला चेहरा लिए अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। कुछ दिन पहले तक जो माँ मेरे साथ हंस बोल रही थी, अब उनके शरीर में कई सारी नलियां लगी थीं और वो मौत के फैसले का इंतजार कर रही थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे आंसुओं की मोटी बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। आखिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे? मेरे दिल की इस घोर निराशा को बयां करने के लिए कोई जगह नहीं थी, और इस तरह मैं अचानक से बड़ा हो गया। मैं अब बिल्कुल पहले वाली सू यिंगशुए जैसा बनता जा रहा था, एक खुशमिजाज और खुले स्वभाव वाले इंसान से। अब मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपनी ही दुनिया में जीने लगा था। माँ की जिद थी कि मैं कॉलेज जाऊं, इसलिए मुझे स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करना पड़ा। मैं रोज काम करके घर खर्च और दवाइयों का खर्च निकालता था। दूसरों के लिए गेम खेलने से लेकर आर्टिकल लिखने तक, ट्यूशन पढ़ाने से लेकर कुरियर डिलीवरी करने तक, स्कूल के गेट के सामने वाले रेस्टोरेंट से लेकर घर से बहुत दूर वाले गैस स्टेशन तक,
मैंने हर काम किया और हर जगह गया। इन्हीं कुछ सालों में मैंने इंसानों की बुरी नीयत को बहुत गहराई से महसूस किया। ये बिना किसी कारण के भी हो सकती थी और अचानक भी हो सकती थी, लेकिन ये हमेशा बहुत तीखी और चुभने वाली होती थी। मैं अब लोगों से कटकर अकेला रहने लगा था। मैंने सिर झुकाकर चलना सीख लिया था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से नजरें मिलाने से बच सकूं और सड़क पर चल सकूं। मैं चाहता था कि मैं पारदर्शी हो जाऊं, मेरा कोई वजूद ही न रहे। कभी कभी मैं सोचता था कि अगर मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ होता तो कितना अच्छा होता। मेरे मन में यहां तक कि इंसानों से नफरत करने का ख्याल भी आने लगा था, लेकिन जैसे ही यह ख्याल आता मैं उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल देता और उसे माए के लिए एक मुस्कान में बदल देता। जिंदगी में अभी भी उम्मीद थी, जैसे माए की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि असलियत ने मेरी हर उम्मीद को कुचल कर रख दिया था। मैं पूरी तरह से हीन भावना से भर गया था और बहुत बेचैन रहने लगा था। माए मेरे इस बदलाव को देख रही थी और अक्सर मुझे प्यार से गले लगा लिया करती थी। होचन, मेरे बोझ तले मत दबो, अभी तुम जवान हो, बाहर जाकर दुनिया देखो। लेकिन मेरे अंदर बाहर जाने की कोई इच्छा ही नहीं बची थी और मुझे आखिरकार समझ आ गया था कि क्यों सू यिंगशुए उन दिनों लोगों से बात नहीं करना चाहती थी। और मुझे यह भी एहसास हो गया था कि मेरी उस बचपन की नासमझी ने उसे कितना बड़ा दर्द दिया था। मुझे यह भी पता था कि मेरे और सू यिंगशुए के बीच का फासला अब और भी बढ़ता जा रहा था। चीजें अब वैसी नहीं रहीं जैसी पहले थीं। 2 साल बीत गए थे, माँ जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज होने वाली थी और सू ग्रुप में भी बहुत बड़े बदलाव आ चुके थे। 1 साल पहले सू जेमिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और सू परिवार की इकलौती बेटी के सू ग्रुप की कमान संभालने की खबर उन दिनों टीवी पर बार बार दिखाई जाती थी। सू ग्रुप का पूरा अधिकार सू यिंगशुए को सौंप दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने विदेश जाने का पक्का फैसला किया और ग्रुप के बिजनेस को विदेशों तक फैला दिया। अभी हाल ही में सू यिंगशुए के वापस देश लौटने की खबर आई थी और जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया था ये थी कि मेरे मोमेंट्स में एक ऐसा पोस्ट आया जो वहां नहीं होना चाहिए था। वो एक प्लेन की फोटो थी जिसके कैप्शन में लिखा था आखिरकार। पहली नजर में मुझे लगा कि ये सू यिंगशुए है, लेकिन फिर मैंने इस विचार को तुरंत नकार दिया। जब वो विदेश गई थी तो उसने मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए थे, तो मैं उसका पोस्ट कैसे देख सकता था। लेकिन जब मैंने वो जाना पहचाना यूजर नेम छोटा भालू देखा तो मुझे तुरंत याद आ गया, ये सू यिंगशुए की वही कजिन थी। क्या ऐसा हो सकता है कि सू यिंगशुए ने अपनी कजिन का वीचैट इस्तेमाल करके ये पोस्ट किया हो? खैर जो भी हो, वो वापस आ रही थी। सू यिंगशुए अब यकीनन और भी ज्यादा निखर गई होगी और कामयाब बन गई होगी और उसके आसपास अभी भी उतने ही लड़के मंडराते होंगे। क्या उसे अब भी मेरी याद आती होगी? लेकिन मैं इस खस्ता हाल में उसके सामने बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, घर की इस खराब हालत की वजह से। मैंने पहले के सभी क्लास रीयूनियन में जाने से कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर दिया था। यहां तक कि क्लास मॉनिटर ने भी समझदारी से मुझे अपने आप ही भूल जाना बेहतर समझा। मैं और सू यिंगशुए तो बस उन 2 समानांतर रेखाओं की तरह थे जिन्हें कभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए था। तो फिर ऐसा ही सही, दूर से उसे टीवी पर देखना भी काफी अच्छा है। लेकिन मेरी खुद को दिया गया ये दिलासा जल्द ही एक फोन कॉल से टूट गया। शेन होचन, इस वीकेंड क्लास रीयूनियन है, क्या तुम आ रहे हो? मुझे कुछ काम है, तुम लोग मिल लो। तुम्हें हर बार काम होता है, इस बार सू यिंगशुए भी आ रही हैं, क्या तुम सच में नहीं आओगे? ये नाम सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने धीमी आवाज में हकलाते हुए कहा, मुझे सच में काम है। मॉनिटर की तरफ से कुछ सरसराहट की आवाज आई और फिर उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, उसे सच में काम है। थोड़ी देर बाद मॉनिटर ने फिर से कहा, तो अगले से अगले वीकेंड कैसा रहेगा? तुम कब फ्री हो? मुझे थोड़ी उलझन हुई। मॉनिटर, क्या तुम्हारे आसपास कोई है? मॉनिटर ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं तो तुम बस एक पक्का जवाब दे दो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे लिए हम अपना समय भी बदल सकते हैं। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मना करूं। तभी मॉनिटर ने फिर से धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, अब क्या करें शेन होचन? ये पक्का नहीं है कि सू यिंगशुए आ पाएगी या नहीं। तुम जल्दी से एक समय बता दो, हम सब इंतजार कर रहे हैं। पता नहीं ये मेरे मना न कर पाने की वजह से था या फिर दिल में किसी उम्मीद की वजह से मैंने न जाने कैसे मॉनिटर को हाँ कर दी। और हाँ करने के बाद मुझे बहुत गहरा पछतावा होने लगा। मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं किस मुंह से सू यिंगशुए का सामना करूंगा? और अगर सच में सू यिंगशुए आ गई तो मैं क्या करूंगा? लेकिन चाहे जो भी हो, मैं वहां गया। मैंने बस थोड़े बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए थे, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर की चमक से मेरी आंखें चौंधिया गईं और खुल नहीं पा रही थीं। क्लास के सभी बच्चे बहुत बदल गए थे। उन्होंने सुंदर और ट्रेंडी कपड़े और जूते पहने हुए थे और सब एक जगह बैठे हुए थे। वो लोग जिसकी चापलूसी कर रहे थे उसने मेरी तरफ देखा और मैं तुरंत वहीं का वहीं जम गया। वो सू यिंगशुए थी। वो अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकदार हो गई थीं। बाहर से लेकर अंदर तक वो एकदम परफेक्ट लग रही थी। उसे देखकर सभी क्लासमेट्स उसका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मेरी हालत थोड़ी अजीब और अकेली लग रही थी। किसी ने मुझे हेलो नहीं कहा, इसलिए मैं अपने आप ही एक कोने में जाके बैठ गया। मेरा वो फीकापन और इस कमरे की वो चमक एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लग रहे थे। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने सामने रखी ड्रिंक के छोटे छोटे घूंट लेने लगा। तभी मॉनिटर ने पहले से ही गर्मजोशी के साथ मेरा स्वागत किया। शेन होचन, यहां आकर बैठो। यह कहकर उसने दूसरी तरफ देखा और आंख मारी। तब जाकर बाकी सबने मुझे पहचाना और हर तरफ से लोगों की अच्छी बातें सुनाई देने लगीं। तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैं बस समय काटकर जल्दी से वहां से निकलने की सोच ही रहा था कि मेरे सामने वाली मेज पर एक परछाई पड़ी। वो सू यिंगशुए थी। न जाने कब वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी।
बाकी बच्चे थोड़ी ही देर में दूसरी तरफ गाना गाने चले गए। उस कोने में अब बस हम दोनों ही बचे थे। मैंने घबराहट में अपने हाथ में पकड़े गिलास को कसकर पकड़ लिया। सू यिंगशुए बड़ी ही नॉर्मली मेरे बगल में आकर बैठ गई और फिर अपना फ़ोन चलाने लगी। मुझे अपनी अभी की घबराहट पर खुद ही शर्मिंदगी हुई और मैंने भी जल्दी से अपना फ़ोन निकाल लिया और बिना किसी मतलब के कुछ भी स्क्रॉल करने लगा। हालांकि हम भीड़ से काफ़ी दूर थे, लेकिन फिर भी समय समय पर लोग सू यिंगशुए के पास आकर उससे ग्लास टकराते और बातें करते थे। वो हर बार बड़ी आसानी से उन्हें हैंडल कर लेती, हंसते बोलते हुए बड़ी ही शालीनता से उन्हें मना कर देती या फिर बिजनेस की बातें करते हुए अपनी बातचीत जारी रखती। मैं उस विशाल चील की परछाई के नीचे बैठे किसी छोटे से कमज़ोर चूजे की तरह था, छोटा और फीका। 1 2 3 4। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सू यिंगशुए पक्का मुझे जानबूझकर टॉर्चर करने आई थी। मैं उठकर जाने ही वाला था कि उसने एक ही झटके में मुझे खींचकर वापस सीट पर बिठा दिया। बिल्कुल 2 साल पहले की तरह मैं हैरान होकर सू यिंगशुए को देखता रह गया। उसका चेहरा हल्का लाल था, लेकिन वो अभी भी काफी ठंडी और रूखी लग रही थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं शांति से अपनी जगह पर वापस बैठ गया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं देश वापस आ गई हूँ। ये सुनकर मैंने अनजाने में ही सू यिंगशुए की तरफ देखा। उसका रुतबा थोड़ा ठंडा था, मानो वो लोगों को खुद से मीलों दूर रखना चाहती हो, लेकिन उसके हाथ बहुत अजीब तरह से बेचैन थे। वो बहुत नर्वस लग रही थी। वो बस बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। मेरी उस खोजती हुई नजर से मिलते ही सू यिंगशुए ने अनजाने में ही अपने कंधे सीधे कर लिए। सू ज़ेमिन ने उस वक्त तुम्हें जो धमकी दी थी उसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला है। उन पुरानी बातों का जिक्र होते ही मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। उन बुरे दिनों को फिर से याद करके मुझे लगा कि मेरे उस डर ने उसे बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी, लेकिन इस पूरे ड्रामे का कोई ना कोई अंत तो होना ही था। मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ। मुझे माफ कर दो सू यिंगशुए। उस वक्त मैं ना समझ था, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी आंखें बहुत पक्की और सच्ची थीं। सू यिंगशुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में बस धीरे से कहा, कोई बात नहीं। मैंने अपने शरीर को ढीला छोड़ा और अपनी आवाज को जितना हो सके शांत रखने की कोशिश की। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। सू यिंगशुए ने सिर हिलाया। मैंने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ चल दिया। चलते चलते मुझे कुछ अजीब लगा। सू यिंगशुए भी मेरे साथ बाहर क्यों आ रही थी? लेकिन हो सकता है उसे भी अचानक कोई काम याद आ गया हो। मुझे पूछने में शर्मिंदगी महसूस हुई, तो मैं बस नॉर्मल दिखने का नाटक करते हुए चलता रहा जब तक कि हम दुकान से बाहर नहीं आ गए। मैं सिर झुकाए कैब बुक करने वाला ऐप ढूंढ रहा था। तभी सू यिंगशुए, जो अभी अभी गई थी, उसने अपनी कार मेरे सामने लाकर रोक दी। अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने हाथ हिलाकर मना किया। नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंदर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। फिर से कुछ बात करनी है? मैंने तो सोच लिया था कि हम जिंदगी भर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, लेकिन सू यिंगशुए ने बार बार मेरे उस कमजोर से बचाव को तोड़ दिया। मुझे मजबूरन कार में बैठना पड़ा। सू यिंगशुए शांति से सामने देख रही थी, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसके हाथों की नसें उभर आई थीं। मेरा कोर्स नॉर्मली 2 साल का नहीं था, इसलिए तुम कह सकते हो कि मैं वक्त से पहले वापस आ गई हूँ। मैंने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। क्या तुम सू ग्रुप को ऑफिशियली संभालने के लिए वापस आई हो? न्यूज में भी यही आ रहा है। उसने हल्की सी आह भरी। नहीं, मैंने विदेश में ही सारा पेपर वर्क पूरा कर लिया था। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई। मैं खुद पर गुस्सा हो रहा था कि मेरी याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो सकती है, लेकिन सू यिंगशुए की स्टीयरिंग व्हील पर पकड़ बार बार सख्त हो रही थी। मेरे वापस आने की एक और वजह है। तुमने अभी मुझसे माफी मांगी, मैंने उसे मान लिया, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे ऑफिशियली माफी नहीं मांगी है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हें मुझसे किस बात के लिए माफी मांगनी है? सू यिंगशुए ने जोर से ब्रेक मारा। आगे रेड लाइट पर इंतजार करते हुए वो मानो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शेन होचन, मेरे पिता ने तुम्हें धमकी दी थी। क्या तुम्हें डर या बुरा नहीं लगा? मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक मुझे डर लगा था और बेशक मुझे बहुत बुरा लगा था, और तुम्हारी वजह से जो भी मुश्किलें और दिल टूटने का दर्द मुझे मिला वो सब मैंने अकेले ही सहा था। लेकिन माँ के अलावा मेरी ये बातें और कौन समझ सकता था? सू यिंगशुए ने बहुत ही गंभीरता से मेरी तरफ देखा। मैं सू ज़ेमिन की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम इतने परेशान हुए और घबरा गए। मेरी आंखों में नमी छा गई और मेरे आंसू छलकने ही वाले थे। मुझे उससे प्यार क्यों था? क्योंकि वो इतनी गहरी सोच वाली लड़की थी। चाहे वो बीता हुआ वक्त हो या आज, वो हमेशा मेरे उस अनकहे दर्द को समझ सकती थी और मेरी उलझनों और शर्मिंदगी को अपना सकती थी। उसने मेरे माथे को बहुत प्यार से छुआ। मुझे लगा था कि मैं बहुत जल्दी वापस आ गई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं रह पा रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं वापस आने में लेट हो गई। इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने खामोश कैसे हो गए? अभी अभी अपनी वो फीकी हालत और सू यिंगशुए की उस चमक के बीच का अंतर याद आते ही मैं एकदम से होश में आ गया और घबराकर उसके हाथों के स्पर्श से दूर हट गया। सू यिंगशुए की आंखें अचानक बहुत उदास और निराश हो गईं। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे घर में एक मुसीबत आ गई थी। माँ बहुत बीमार पड़ गई थी। मुझे रोज काम करके पैसे कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अपना वो दर्द और मुश्किलें जिन्हें मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, उसे बताने के बाद मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा था। सू यिंगशुए एक पल के लिए सन्न रह गई और अगले ही पल उसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलकने लगा। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, मेरी गलती थी, मेरी गलती थी। भले ही तुम मुझसे नफरत करते, फिर भी मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं तुम्हें ऐसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी? मैं सच में कितनी बुरी हूं। मैंने सू यिंगशुए को खुद से बातें करने से बीच में ही रोका। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हम में से किसी को भी कोई एहसान या पछतावा महसूस करने की जरूरत नहीं है। अब बस करते हैं, अलविदा। मैंने कार का दरवाजा खोला और सू यिंगशुए की नजरों से बचते हुए बाहर निकल आया। हमारे बीच हैसियत का बहुत बड़ा फासला था, जो मेरे और उसके
दोनों के लिए अच्छा नहीं था। मैं अब बहुत हीन भावना और डर से भरा हुआ इंसान था। सू यिंगशुए के सामने मुझे 10,000 चीजों से झिझक होती थी, इसलिए मैंने फिर से भागने का फैसला किया। भले ही मैं जानता था कि ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन मैंने अनजाने में ही कार से बाहर कदम रख दिया था। अगले कुछ दिनों तक मैं सुन्न हालत में अपनी पढ़ाई करता रहा। मैंने तय किया था कि समय आने पर माँ को अस्पताल से घर ले आऊंगा। बड़ी मुश्किल से वीकेंड आया और मैं जल्दी से अस्पताल पहुंचा, लेकिन मैंने वार्ड के अंदर सू यिंगशुए को देखा। नर्स दीदी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, ये लड़की पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में आंटी की देखभाल करने आ रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। मेरा चेहरा लाल हो गया और मैं बहुत सारी उलझी हुई भावनाओं के साथ वार्ड का वो नजारा देख रहा था। सू यिंगशुए इस वक्त मेरी माँ को खाना परोसने में बिजी थी और बीच बीच में मुस्कुराते हुए उनसे मजाक भी कर रही थी। न जाने क्यों मेरे दिल में एक बहुत ही पक्का और सुरक्षित सा एहसास होने लगा। सू यिंगशुए मुड़ी और उसने मुझे दरवाजे के बाहर खड़े देखा। उसकी आंखें चमक उठी। माँ ने मुझे हाथ हिलाकर बुलाया, होचन जल्दी अंदर आओ। मैं तेजी से चलकर वार्ड में गया। सू यिंगशुए को देखकर आभार के साथ सिर हिलाया और अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, डिस्चार्ज होने की बहुत बहुत बधाई। मैंने घर पे आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। माँ ने मुझे चिढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, तो फिर तुमने शॉकशुए के लिए क्या बनाया है? मेरे गाल हल्के लाल हो गए, लेकिन मैंने फिर भी शांत दिखने का नाटक किया। मुझे नहीं पता था कि वो आएगी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। सू यिंगशुए समझदारी से कमरे से बाहर चली गई। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, लेकिन थोड़ी चिंता भी थी। शॉकशुए ने मुझे अपने दिल की बात बताई है। वो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और जब तुम नहीं आए तो वो खुद तुम्हारे पास आ गई। मेरे दिल में एक दर्द सा उठा और मैंने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। होचन, मैं जानती हूँ कि मेरी बीमारी और पुरानी बातों की वजह से अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रही, लेकिन क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था? तुम दोनों को बड़ा होना है। अब मैं सू यिंगशुए को बड़ा होते हुए देख सकती हूँ। तुम्हें भी अपने दिल की सुननी चाहिए और वो कदम आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, सच तो यही है कि मैंने हमेशा हर बात पर सबसे पहले भागना ही चुना है और इसी वजह से मैंने सू यिंगशुए को चोट पहुंचाई है। लेकिन वो लड़की जो हमेशा इतनी खामोश रहती थी, वो मेरे लिए हमेशा इतनी सच्ची और पूरे जज्बात से भरी थी। वो हमेशा पूरे भरोसे के साथ मेरी तरफ बढ़ती रही। उसने बार बार खुद को छोटा महसूस किया और बार बार खुद को मेरी तरफ बढ़ने के लिए मनाया। क्या मैं हमेशा ऐसे ही भागता रहूंगा? उसका वो शर्माना, उसकी वो नादानियां, उसका वो कोमल स्वभाव और मेरे सामने उसका वो सबसे अलग रूप, इन सब चीजों ने मेरे दिल को हजारों बार धड़काया था। मान लो इस बात को कि तुम सू यिंगशुए को पसंद करते हो। इसे प्यार कहना भी गलत नहीं होगा। माँ की मुस्कुराती हुई आंखों में देखकर मुझे आखिरकार बहुत बड़ी हिम्मत मिल गई। इस बार मुझे सच में तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने दो। मैंने माँ का हाथ छोड़ा और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वो लड़की जिसकी तस्वीर मैंने अनगिनत बार अपने दिल में बनाई थी, वो रोशनी के सामने खिड़की के पास खड़ी थी। वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी, लेकिन वो अभी भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती थी। भले ही कितना भी वक्त बीत गया हो, सू यिंगशुए अभी भी हमेशा की तरह वहीं खड़ी चुपचाप मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कभी उसकी कदर क्यों नहीं की और क्यों मैं हमेशा उसे खुद से दूर धकेलना चाहता था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी नजरों में मैं भी उतना ही चमकता हुआ हूं जितनी मेरे दिल में वो है? सू यिंगशुए की नजरें चमक रही थीं, मानो वो मेरे इस चेहरे को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती हो। मैंने आखिरकार अपने दिल में छाए उन काले बादलों को हटा दिया और पूरे भरोसे के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने कभी किया था। क्लासमेट सू यिंगशुए, क्या तुम मन ही मन मुझसे प्यार करने लगी हो? थोड़ा नहीं, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसने बहुत ही गंभीरता से अपना सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा। तो क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? हम दोनों बस अस्पताल के उस कॉरिडोर में खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे, बिल्कुल 2 साल पहले की तरह, जब मैं अपनी सफाई की ड्यूटी खत्म करके आया था और वो उसी कॉरिडोर में मेरा इंतजार कर रही थी। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ एक भीख थी, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान थी। मैंने सू यिंगशुए को धीरे से गले लगा लिया। यह सवाल मुझे पूछना चाहिए था। मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूं। क्या तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनने का एक मौका दे सकती हो? सू यिंगशुए की आंखों में खुशी और वो दबा हुआ प्यार बस झलकने ही वाला था। मैंने बड़े ही प्यार से उसके सुंदर बालों को सहलाया और बहुत सुकून के साथ उसे अपनी बाहों में कस लिया। तो फिर मैं अपना एक राज खोलती हूँ, बॉयफ्रेंड। मैंने अपना सिर झुकाया और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों में देखा। मेरी कोई कजिन नहीं है, वो छोटा भालू मैं ही थी। इस बार हैरान होने की मेरी बारी थी और मैं उसकी वो घमंड भरी मुस्कान देख रहा था। एक पल के लिए मैं वापस उस शोर शराबे वाले और संतरे के सोडे की महक वाले उस गर्मियों के मौसम में पहुंच गया। सू यिंगशुए की आंखों में गुस्सा था। वो पहली बार थी जब उसने अपना मुंह खोला था। मैं तुम्हारे ठीक बगल में थी, तुम किसी और के पास क्यों गए? उस वक्त क्लासरूम में हवा का एक झोंका आया जिसने मेरे चेहरे की उस हमेशा रहने वाली गर्मी को उड़ा दिया था। मुझे लगता है कि मैंने उसी पल से उससे प्यार करना शुरू कर दिया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरीज के रिकैप्स देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।